विद इन 1 वीक जारी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं छात्रों को इससे संतोषजनक वो इसे देख रहे हैं। आयोग की छवि बदल रही है। सर स्वागत है पहले तो हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद आपका। सर आयोग की छवि बदल रही है। विद इन 1 वीक आपने 2 रिजल्ट जारी किए, जो अपने आप में जो है एक बड़ी बात भी है। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि अगर एग्ज़ाम होने के बाद अभी जो हमारे पेपर हुए इस बीच में, और हमारी कोशिश ये है कि जब पेपर तैयार होकर OMR शीट हमारे कमीशन में आ जाए तो तत्काल हम उसका स्कैनिंग कर ले रहे हैं। मतलब 2 दिन में हमारी स्कैनिंग ख़त्म हो जाती है और हम लोग सामान्य तौर पर 4 से 5 दिन दे रहे हैं जो किसी को कोई ऑब्जेक्शन है किसी क्वेश्चन पे, क्योंकि हम जिस दिन एग्ज़ाम के शाम को हम आंसर की डालते हैं, उसके बाद किसी को किसी आंसर में कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति है, तो 4-5 दिन में वो हमको उतना समय दे रहे हैं उनको कि हम अपनी आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं। जनरली 4 दिन 5 दिन में हमको मिल जा रहे हैं वो। उसके बाद हम लोग तुरंत एक्सपर्ट की टीम बुला करके कोशिश करते हैं कि 2 दिन के अंदर उनके जो क्वेश्चन है, उनके जो शंकाएँ हैं, उसको दूर करें और उसको करेक्ट करें। करेक्ट करने के बाद फिर वो हम लोग उसके अगले दिन, मोस्टली 2 दिन में हम उसका रिजल्ट फिर बाहर कर रहे हैं। सर अभी कौन कौन से रिजल्ट निकलने वाले हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में भी जो संशय बना है कि कब तक निकलेंगे, क्योंकि अब लग रहा है कि अब जल्द से जल्द रिजल्ट निकलने वाले हैं। सचिवालय सुरक्षा का हम लोगों ने रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेज दिया है। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो संबंधित विभाग कर रही होगी, और हेड कांस्टेबल जो हमारे रेडियो वाले हैं उनका फिजिकल का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। आज उनकी DV शुरू हो गई, अगले 4 दिन चलेगी। DV के बाद लगाइए इस हफ्ते, मतलब हम कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते, मतलब अगले सोमवार मंगल तक उनकी रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को चली जाए, ताकि वो परीक्षा भी पूर्ण हो हमारी। सर सुर्खियाँ ये थी कि देहरादून के प्रसिद्ध लॉ कॉलेज पर के कुछ छात्रों का बायोमेट्रिक के साथ नहीं लिया गया, इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, तो क्या ये संभव है या ऐसा हुआ है? टेक्निकली हो सकता है कोई हुआ हो, अदरवाइज बाय एंड लार्ज देखा होगा आप लोगों ने, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई। सिद्धार्थ कॉलेज में एक लड़के का काउंटिंग में ऊपर नीचे हुआ था, उसमें हम लोग यहीं थे, मतलब मैं भी कंट्रोल में बैठा था, लेकिन उससे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया था। बाई चांस कोई गलती से रह भी गया हो तो उसका मैनुअली भी हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, लेकिन जो एक चीज़ें ऐसा कोई नहीं थी कि उसका बायोमेट्रिक ना हो। पेपरों में ज़रूर छपा था। हमने उनसे ये कहा था, भाई आप हमें प्रूफ के साथ बात करिए, हम एक खाली हवाएं बात में नहीं करेंगे, किसी की सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करिए। एक और छपा था, मुकेश चौहान के नाम से छपा था कि साहब मोबाइल लोग अंदर ले जाने दे रहे थे लोगों को। तो ऐसा भी सर, ऐसा भी कुछ सुर्खियों में आए थे सर? आया था, नहीं मैंने उनसे, मेरे पास आए थे लोग, उसमें बेरोजगार संघ मेरे पास आया था। मैंने कहा मुझे प्रूफ दीजिए, आप इस तरह के बड़े भारी एलिगेशन आप लगा रहे हैं, मुझे इसका प्रमाण चाहिए। एक और छपा था कि उत्तरकाशी से एक किसी पोर्टल है, कोई किसी नाम तो भूल गया मैं उसका, उसने छापा कि साहब लास्ट मोमेंट में देवप्रिया का सेंटर शिफ्ट करके पौड़ी कर दिया गया, जिससे काफ़ी लोग वंचित रह गए, जबकि हमारा देवप्रिया का भी सेंटर रहा ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें भी लोगों ने एक दूसरे को बताया, दूसरे तीसरे को बताया, इसकी बात की। मैंने उन लोगों से कहा बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं उसका बिल्कुल संज्ञान ले सकता हूँ, बशर्ते कि आप मुझे प्रमाण के साथ दें। उसके बाद दोबारा कोई नहीं आया, इस तरह की बात कहीं नहीं हुई। हमारे पास बायोमेट्रिक का पूरा रिकॉर्ड है, कहीं पर किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई अगर हो गई हो तो वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, इसलिए उसमें कोई संशय, कोई शक की गुंजाइश उसमें नहीं हो सकती। ये सर यदि कुछ एग्जाम सेंटर में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो क्या आप उनको डिवाइड करेंगे एग्जाम सेंटरों को अपने एग्जाम से? बेसिकली अगर आप सेंटर की बात करो तो सेंटर की बहुत गलती के बजाय उसमें जो कंपनी है उसको देखा जाना चाहिए, वो किस तरह का उनका सिस्टम क्यों नहीं काम किया। हाँ, किसी कॉलेज में अगर बार बार ऐसी समस्या आएगी तो उसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इस वाले एग्ज़ाम में, अगले जो हमारे 9 तारीख को एग्ज़ाम होना है, उसमें हम कोशिश करेंगे कुछ इस तरह के सेंटर्स हैं जहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है कि कहीं पर बायोमेट्रिक की प्रॉब्लम आ जाती है कभी, क्योंकि वहाँ हम लोग जैमर लगाते हैं, जैमर से भी दिक्कत होती है। कहीं पर क्या हो रहा है कि जैमर काम नहीं कर रहा है क्योंकि सिस्टम 5G पर आ गया, जैमर हमारा 4G 3G पे चल रहा है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम फर्स्ट वाले में भी सामने आई थी, अगले वाले में हमने उसको दूर करने का कोशिश किया, इसमें और दूर करने की कोशिश करेंगे। इसमें बायोमेट्रिक के कारण भी हो सकता है कि कभी कभी जो बायोमेट्रिक करते हैं आप, उसका रिकॉर्ड टाइम से इसलिए नहीं आ सकता कि वहाँ जैमर लग गया आपको, ये भी समस्या हो सकती है। लेकिन हाँ, किसी सेंटर में अगर बार बार आएगा तो उस पर सेंटर न बनाने पर निर्णय लेना चाहिए, और हम लोग करेंगे भी। सर रिजल्ट पे बात करते हैं। रिजल्ट बेरोजगार संघ ये कह रहा है कि रिजल्ट जो है अभी भी जो है सिर्फ रोल नंबर से जो है निकल रहा है, पूरा इनपुट्स उसमें आ नहीं रहे, नाम, फादर नेम और जो डिटेल्स हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जो बच्चा निकल गया, सिलेक्शन हो गया, उसको, हर बच्चे को अपना रोल नंबर मालूम है। देखिए, हर चीज़ रोल नंबर से ही होती है। मेरे को पता है कि मेरा रोल नंबर क्या है। जब मैं रिजल्ट निकालता हूँ, जब मैंने पहला रिजल्ट निकालता हूँ तो रोल नंबर से निकालता हूँ।
लेकिन जब फाइनल रिकमेंडेशन भेजेंगे डिपार्टमेंट को तो उसमें हम पूरा उसका डिटेल, लड़के का डिटेल के साथ, रोल नंबर और उनके पूरा एड्रेस के साथ उसको भेजेंगे हम लोग, उसका नाम भी होगा और फाइनल रिजल्ट पूरी जो आप वो चाह रहे हैं बेरोजगार से, उसके हिसाब से भेजेंगे उसको। सर, देहरादून के कुछ कोचिंग सेंटरों के भी नाम लिए जा रहे थे, प्रदेश में और भी कोचिंग सेंटर हैं जो नकल के इस गिरोह से उनका नाम जोड़ा जा रहा था। क्या इन पर कोई कार्रवाई या फिर इन पर निगरानी कुछ किसी प्रकार से रखी जा रही है कि फिर छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो? देखिए, कोचिंग सेंटर कैसे चलेंगे, उनका संचालन कैसे हो, उसमें एक नियमावली जरूर बननी चाहिए शासन स्तर पर, और कई स्टेट में है ये, और हमारा स्टेट भी इस पर काम कर रहा है। इनके संचालन की नियमावली होनी चाहिए। और कोचिंग सेंटरों पर निगरानी तो क्या, मतलब हमको बिल्कुल देखना चाहिए कि वहाँ कौन पढ़ा रहा है, कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, और क्या उनका बैकग्राउंड है, जो टीचर्स हैं वो कौन हैं, उसकी संख्या, उनकी जानकारी निश्चित तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर, पुलिस पर, इवन कमीशन के पास हो तो बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। और ताकि उनको भी हम देखें। देखिए, कोचिंग सेंटर वाले बदमाशी करें, हो सकता है कोचिंग सेंटर वाले भी जेल गए हैं, लेकिन सारे कोचिंग सेंटर ऐसा करें ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, निगरानी की ज़रूरत सबको है, सबकी होनी चाहिए। उनके बैकग्राउंड्स की चेकिंग होनी, पता करना चाहिए हमें। उनके यहाँ पढ़ाने वाला सबसे खतरनाक है, जो पढ़ा रहा है। हो सकता है कि हमारे लोगों से संपर्क में भी हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, संभावनाएं हैं। इसलिए उनको भी हमें समय समय पर उनसे संवाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करें, LIU खुफिया विभाग करे, रडार पे तो रहने चाहिए, जानकारी तो होनी चाहिए हमें। सर, जब आपने कहा संपर्क की हमने बात की, तो आपके विभाग में कार्यरत जो स्टाफ है उनकी भूमिकाओं को आप किस प्रकार देखते हैं? उन पर किस प्रकार से नज़र रखी जाएगी? क्योंकि उन पर भी पैनी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आप ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ काम करें और नीचे का कर्मचारी जो है फिर इस प्रकार की घटनाएं करे तो कहीं ना कहीं फिर सवाल उठेंगे। नहीं, हमारे कमीशन का जो परीक्षा वाला विभाग है, जो गोपनीय डिपार्टमेंट विभाग कहलाता है हमारा, उनके जो कर्मचारी हैं उनकी सत्यनिष्ठा बहुत ही उच्च कोटि की होनी आवश्यक है। और ये बात सही है कि हमें उनको भी देखना चाहिए, उनके एक्टिविटीज़ को भी हमको देखना चाहिए, बात सही है। और वहाँ हम लोग भेजते ही उन्हीं को हैं, कोशिश यही करते हैं जो एक अच्छे सत्यनिष्ठा के साथ जो रहा हो, और उनसे चीज़ें, कई चीज़ें उनको समय समय उनसे बातचीत के दौरान उनको बताया भी जाता है कि आपके बदौलत ही, आपके भरोसे ही सारा एग्ज़ाम होना है, और उनको इस बात के लिए मोटिवेट भी किया जाता है। और ठीक बात है जो आप कह रहे हैं, मतलब समय समय पर हम उनको अगर बातचीत करें, एग्ज़ाम के दिनों पर थोड़ा उनसे और डिटेल में उनकी जानकारी कोशिश करें, कोई बुराई नहीं है इसमें। अपने कर्मचारियों को हम लोग तो बात कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं। सर, एग्जामों को पारदर्शिता, एग्जामों में पारदर्शिता हो, इसके लिए आपके द्वारा जो है प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इन प्रयासों को और व्यापक किस प्रकार से बनाएंगे? क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियां जो हैं, चुनौतियां और बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनौतियां कभी ख़त्म नहीं होती। देखिए, संभावनाएं चीज़ों को अच्छा करने के लिए हमेशा ही है। और जो एक बेहतर टेक्नोलॉजी आप हो सकती है, एक बेहतर प्रैक्टिस जो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग आयोगों में लोग अपना रहे होंगे, तो मैं कुछ स्टेट का हम लोग स्टडी किया भी था। इस बात हमारा विचार ये है कि और भी कुछ बड़े स्टेट में जाके स्टडी करें और उनके बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं जो कर रहे हों, और उनको हम भी अडॉप्ट करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करेंगे कि बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, उसके हिसाब से एग्ज़ाम हो, और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ हम पेपर बनाने पर जाएं, पेपर छापने पर जाएं, और एक मजबूत बैकग्राउंड हमारा IT का भी हमारे पास हो, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है इंटीग्रिटी। देखिए, जो आदमी है, जो मैन पावर है, उसकी सत्यनिष्ठा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैनुअली होंगी, उनकी सत्यनिष्ठा किस लेवल पर भी है, उसको भी हमें समय समय पर उसको भी वेरीफाई करना ही होगा। और बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरे हिंदुस्तान के जो हैं, उसको हम अगले जुलाई में हमारा एक वर्कशॉप करने का है, जिसमें हम लोग एक्सपर्ट्स को भी बुला कर बात कर सकते हैं, मीडिया से बात कर सकते हैं, हर आदमी से हम सुझाव लेने वाले हैं, सुझाव लेने का हमारा प्रोग्राम है, ताकि सब जगह से एक चीज़ें आएँ कि बेहतर व्यवस्था करने के लिए क्या क्या चीज़ें और कर सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है आजकल, उसको हम ऐड करने की कोशिश करें। तो इन सब चीज़ों पर हम जुलाई में एक मजबूत मंथन हम करने वाले हैं। उसके बाद एक बेहतर विकल्प के साथ हम लोग नए कमीशन को नई दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। सर, वीडियो भर्ती पर भी बात करेंगे। इसके लिए डेट आ चुकी है या फिर कुछ समय बाद आप डेट अनाउंस करेंगे? नहीं, सारे एग्ज़ाम की डेट हम बहुत पहले दे चुके हैं। हमारे संवाद को अगर आप देखेंगे, हमने अपने कैलेंडर एक जारी किया था, जब सचिवालय रक्षा से पहले हमारा कैलेंडर निकल चुका है। हमारा 9 जुलाई को एग्ज़ाम होना है, स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम जो है वो 9 जुलाई को।
इस बीच में फिर कांवड़ मेले की बात आई थी, कांवड़ का रहेगा हरिद्वार में। मैंने फिर इस संबंध में फिर डीजी अशोक कुमार जी से बात किया था, मैं गया था उनसे मिलने, उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी थे, उन लोगों से मैंने चर्चा की कि उस बीच में एग्ज़ाम कराने में कोई कठिनाई क्या परेशानी होगी। तो उसमें मोटे तौर पर बात ये आई थी कि हरिद्वार में और ऋषिकेश में परीक्षाएं नहीं हो सकती, सही भी है, नहीं हो सकती क्योंकि हरिद्वार बहुत फोकस रहेगा। तो हम लोगों ने विकल्प भी दिया था कि हम हरिद्वार वालों को देहरादून शिफ्ट करेंगे या पौड़ी शिफ्ट करेंगे, टेहरी शिफ्ट करेंगे। कुमाऊं में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा रूट पे दिक्कत हो सकती है, आने जाने वाले ट्रैफिक रहता है, लेकिन वो हरिद्वार आने वाले को बाकी जगह उतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए उनकी सहमति है कि हम प्रबंध हो जाएगा पुलिस का, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसलिए अब हरिद्वार और ऋषिकेश को छोड़ करके अन्य परीक्षा केंद्रों के बारे में हम सभी डीएम और एसएसपीज को, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हम लोग भेज चुके हैं। वहाँ से सर्वे का काम करीब करीब पूरा हो गया है और वो लोग मेंटली, वो लोग अपना फिजिकली सारा देख करके उतना ही जो संख्या हमने बढ़ाई है उसके लिए वो तैयार हैं और हमारी एग्ज़ाम 9 जुलाई को ही होंगे। सर, कांवड़ की आपने बात की, कांवड़ में आपने एग्ज़ाम सेंटर तो शिफ्ट कर दिया, परंतु जो ट्रैफिक रहता है उन दिनों पर ट्रैफिक इतना रहता है कि अभ्यर्थियों को मुझे लगता है या तो पहले से ही व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने आएंगे वो पहुँच नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, दिक्कत केवल हरिद्वार वालों को है, हरिद्वार वालों को है जो एग्ज़ाम देने के लिए हरिद्वार से बाहर निकलेंगे, और ऋषिकेश वालों को हो सकता है। और जो पीक है जो कांवड़ का, जो मैंने जो पता किया, जो हमारी मीटिंग की दिन चर्चा हुई, वो 10 से 11 के बाद होगा, 18 तक रहेगा और बहुत दूर नहीं है। देखिए, अगर जाम भी लगेगा तो आपके पास कई विकल्प हैं आने के, सड़कें कभी बंद नहीं होती। आप एक दिन पहले आप आएंगे, नेचुरली जब 9 को एग्ज़ाम होगा 8 को आएंगे आप, तो लड़के पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, कोई ये कोशिश करे साहब मैं सुबह जाके एग्ज़ाम दूं, उसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन परीक्षार्थी को, अभ्यर्थी को इतना ज़रूर तैयार करना चाहिए कि हम एक दिन पहले जाएं, ऐसी व्यवस्था रखें ताकि एग्ज़ाम दे सके। हमारा कोशिश ये है कि हम एग्ज़ाम टाइम से, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें हमारी पाइपलाइन में है, हमारा पेपर तैयार होकर जितने दिन बाहर रहेगा ना, उतनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए बड़ा रिस्की हो जाता है। इसलिए बच्चों को इनकन्वीनियंस होगी, परेशानी हो सकती है, लेकिन एक दिन पहले चलिए ना, एक दिन कोई दिक्कत नहीं, एक दिन पहले घर से निकलो। अब वैसे भी काफ़ी बच्चे देहरादून में ही होंगे, कोचिंग कर रहे होंगे, कोई कोचिंग कर रहे होंगे। ऐसा नहीं आप सेम डे चलोगे, शायद सुबह में चलूँ 11 बजे देहरादून पहुँचूँ, उनकी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन वो भी अगर अर्ली चलेंगे तो पहुँच जाएंगे सब लोग। और मेरी सभी बच्चों से यही मेरा अनुरोध है कि वो टाइम से आएँ, एग्ज़ाम दें। मेरी शुभकामनाएं और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। धन्यवाद सर। सर, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, ये जो हमारा स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है, बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। इसमें कैंडिडेट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और एक बेहतर पोस्ट के लिए ये होता है। इसमें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा सभी से अनुरोध होगा कि अपनी तैयारी करें और किसी अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने मेहनत पर विश्वास करें। आयोग इस बात के लिए बिल्कुल तैयार है और हमारा ये लक्ष्य है और हमारी कोशिश है और ये हमारी ड्यूटी भी है कि जो बच्चा मेहनत करेगा उसके मेहनत के हिसाब से उसका परिणाम उसको मिले, ये हमारी कोशिश है। पूरी शुचिता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ आयोग इस एग्ज़ाम को कराएगा। मेरी आपसे सब शुभकामनाएं हैं। आप कमीशन के संवाद को देखते रहें समय समय पर, उसमें जो भी चीज़ें नहीं होंगी या कोई चीज़ें आती हैं तो आपको बताया जाएगा। और हमारे टोल फ्री नंबर तो नहीं कह सकते, लेकिन आप संवाद के जरिए हमसे जुड़िए और हमारे मेल आईडी सबको पता ही है, आप मैसेज कर सकते हैं। आपके साथ कोई दिक्कत हो उसको हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक ही विनती रहेगी कि अपने आप पर विश्वास करिए, अपने मेहनत पर विश्वास करिए। आपके मेहनत के हिसाब से, आपके पढ़ाई के हिसाब से आपका परिणाम आपको मिलना चाहिए, ये मेरी कोशिश और ये मेरी ड्यूटी भी है कि जो जितना मेहनत करे, जितने मेहनत से एग्ज़ाम दे, उसका परिणाम, उसको अच्छा परिणाम सकारात्मक हो, वो मेरी कोशिश है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। UKSSC के चेयरमैन मार्तोल अजय हमारे साथ जुड़े थे, तो आप देखते रहे प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।